हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो पिछले क्लास में हमने टॉपिक देखा था मोशन जितने भी थे पार्लियामेंट के अंदर। आज देखेंगे हम पार्लियामेंट कैसे हमारे पार्लियामेंट बिल पास करती है, क्या क्या टाइप के हमारे पार्लियामेंट में बिल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है ऑर्डिनरी बिल। क्या है? ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, ये सब आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डिनरी बिल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, व्हाट इज एन ऑर्डिनरी बिल? ऑर्डिनरी बिल होता क्या है? तो कोई भी, जो भी बिल जो होता है किसी भी जनरल मैटर से रिलेटेड होता है। क्या मतलब बोला मैंने? कोई भी बिल जो कि जनरल मैटर से रिलेटेड होता है, ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, मनी या फाइनेंशियल इशू से जुड़ा हो। ठीक है, मतलब कोई भी एक बिल ऐसा जो पास कर रही है गवर्नमेंट जो जनरल मैटर से रिलेटेड है, और वो ना ही मनी के रिलेटेड होना चाहिए, कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्या? ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब क्या? दिस ऑर्डिनरी बिल शुड नॉट बी अ फाइनेंस बिल, ठीक है, नाइदर इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ना ही ये फाइनेंस बिल है, तब इसको हम बोलेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो इट इज अंडर आर्टिकल 107। ठीक है, इट इज आर्टिकल अंडर अंडर आर्टिकल 107। देखिए, मैं नोट्स डिक्टेट करता हूँ, उसमें मैक्सिमम चीजें मैं रखता ही रखता हूँ, बट मैं जब बोलता रहता हूँ ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कभी कभी जो नोट्स में ना हो, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो जो पेज होता है उसके साइड में आप लोग स्पेस रखा करिए, उसमें आप नोट करके छोटा छोटा अपने हिसाब से लिखते रहिए। ठीक है, जब समझाते हैं हम तो उसका रीजन है कि कुछ चीजें हो सकती है, हर पॉइंट जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन के रूप में आ सकता है प्रीलिम्स या मेंस में। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी? ऑर्डिनरी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अंडर आर्टिकल 107। सेकंड, आपको और क्या पता होना चाहिए? ये जो बिल है आपका, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कहाँ? लोकसभा में भी आ सकता है ये, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, ये बिल जो है, और तो और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बिल जब अगर दोनों से पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास जब असेंट के लिए जाता है साइन करने के लिए, तो उनके पास क्या है? उनके पास वीटो पावर है। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डीप में देखेंगे। अभी ये एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर क्या है। क्या प्रोसीजर क्या है एक ऑर्डिनरी बिल के पास होने का? ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप प्रोसीजर में ऐसे समझिए, ये बना लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहला होता है, स्टेप 1 होता है फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग। फिर सेकंड स्टेप होता है आपका सेकंड रीडिंग। फिर आपका होता है थर्ड रीडिंग, थर्ड स्टेप में। फिर ये जाता है सेकंड हाउस में, और फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा आपका किसी भी ऑर्डिनरी बिल के पास होने का। अब आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड हाउस जो लिखा है, ये लोकसभा भी हो सकता है, ये राज्यसभा भी हो सकता है। सेकंड, जब कोई ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में पहली बार आता है, तब जो सेकंड हाउस है वो लोकसभा रहेगा। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में आता है तो सेकंड हाउस राज्यसभा रहेगा। कोई, ये सेकंड हाउस का मतलब ये कोई पायदान में ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, जिसमें वो बिल आके दूसरे हाउस में जब जाता है उसको हम सेकंड हाउस कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग में आपका बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इंट्रोड्यूस? या तो फिर लोकसभा में होगा या तो फिर राज्यसभा में होगा। अब बिल के इंट्रोडक्शन के बाद बिल के ऑब्जेक्टिव और रीजन को बताया जाएगा। जो भी मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करेगा उसके ऑब्जेक्टिव और रीजन बताएगा कि क्या है ऑब्जेक्टिव, पढ़ेगा पूरे बिल को कि ये बिल की बातें हैं और ये रीजन है इस बिल को लाने का। ठीक है, फिर इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, नो डिस्कशन विल टेक प्लेस। अब ये बिल आ गया।
और ये बिल क्या है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ला दिया गया। इसके बाद पहले रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा, इसकी सिर्फ कॉपीज दे दी जाएंगी सबको, किसको, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। फिर ठीक है, फिर कुछ दिन बाद होगा आपका उस बिल के लिए सेकेंड रीडिंग। ठीक है, अब इसमें डिटेल डिस्कशन होगा। क्या होगा, डिटेल। अब यहाँ पढ़ चुके हैं ना, यहाँ डिस्कशन नहीं हुआ था, यहाँ ऑब्जेक्टिव रीजन आ गया, इसकी कॉपी दे दी गई सबके एमपी को। अब सेकंड रीडिंग जब चालू होगा तो इसका डिटेल्ड आपका डिस्कशन होगा। क्या होगा, डिटेल्ड डिस्कशन टेक प्लेस करेगा जिस भी हाउस में ये आएगा, इधर लोकसभा या इधर राज्यसभा, जिसमें भी आया है फर्स्ट हाउस में, वहां पे इसका डिटेल डिस्कशन होगा। इसमें फिर क्या होता है कि कमिटीज बनाई जाती हैं, जो फर्स्ट बिल के बाद कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं, जो कमिटीज उन बिल को समझती हैं, पढ़ती हैं, या जो प्राइवेट मेंबर है वो खुद एमपीज भी जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ते हैं अपने से, और उसके ऊपर क्या करते हैं उन लोग, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बाद उन लोग सब मिलके इस बिल के बारे में। इसके बाद होती है इसमें वोटिंग। ठीक है, अगर ये वोटिंग में ये बिल पास कर जाता है, क्या कर जाता है, पास कर जाता है वोटिंग में, तब ये बिल जाएगा थर्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, क्या हुआ, डिटेल डिस्कशन हुआ, डिस्कस किया इन लोगों ने, जो ग्रुप बने हुए थे, जो एमपीज थे उन्होंने, फिर वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद ये बिल पास हो गया। पास होने के बाद जाता है ये बिल, जो ये बिल है वो थर्ड रीडिंग में उसी हाउस में जा रहा है ना, अभी जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है उसी हाउस की बात चल रही है अभी तक। अब थर्ड रीडिंग में क्या होगा, यहाँ पे फाइनल डिस्कशन होगा एक बार, और जो अमेंडमेंट यहाँ पे लाए गए थे वो अमेंडमेंट को किया इसमें, और इसके बाद फाइनल डिस्कशन एक बार टेक प्लेस करता है उस बिल से रिलेटेड। और इसके बाद ये अगर फिर वोटिंग होगी, और अगर ये अब पास कर जाएगा तो ये माना जाएगा कि जिस हाउस में ये बिल आया था वहां से ये टोटली पास हो गया, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल चला जाएगा सेकेंड हाउस में। अगर ये लोकसभा में पास था तो ये राज्यसभा जाएगा, अगर राज्यसभा में पहला बिल आया था तो लोकसभा जाएगा। ठीक है, अब ये जब सेकेंड हाउस में जाएगा तो सेकेंड हाउस में जाने के बाद सेम क्राइटेरिया यहां भी होगा, 3 रीडिंग की जाएगी यहां भी। ठीक है, यहाँ भी सेम 3 रीडिंग, जैसे यहाँ फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, वैसे ही यहाँ पेश होगा वो बिल। उसके बाद फिर उस दिन कुछ नहीं होगा, फिर सेकंड डे में डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद फिर थर्ड डे फाइनल डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगी। तो ये थर्ड रीडिंग, थर्ड डे 3 बार रीडिंग यहाँ भी होगी। और अगर यहाँ पे सेकेंड हाउस कोई चेंज करना चाहता है, ठीक है, चेंज करना चाहता है, तो इस बिल को फिर से ये कहाँ भेजेगा, फर्स्ट हाउस में भेजेगा। ठीक है, पहले हाउस जहाँ ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर कोई चेंज करना चाहता है, ये 3 रीडिंग में इनको लगता है कि कुछ चेंजेस आर नीडेड, तो वो सारे चेंज को लिख के ये सेकंड जो जो चेंजेस हैं, सेकंड हाउस जो है उन चेंजेस को फर्स्ट हाउस को भेजेगा फिर से। ठीक है, मतलब अगर लोकसभा में ये आया था तो राज्यसभा उसमें पढ़ेगा, अगर उनको अमेंडमेंट कुछ लगता है तो वो वापस उसको लोकसभा को भेजेगा। ठीक है, यहां तक समझे आप। और इसके बाद ये जो लोकसभा है फिर इनको भेजेगा, और फिर क्या होगा, राज्यसभा इसको फिर से रीडिंग करेगा और फिर वोटिंग के लिए लाएगा, और वोटिंग करने के बाद अगर ये पास कर देते हैं इसको, तब ये जो है दोनों हाउस से पास माना जाएगा, और ये बिल अब जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देते हैं, साइन करते हैं। ये भी अप्रूवल दे सकते हैं और अप्रूवल नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इनके पास वीटो पावर होते हैं। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करते हैं तो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं इसको। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे तो फिर से ये प्रोसेस लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास आएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ऑर्डिनरी बिल का। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल किस टाइप के बिल होते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन बिल, कोई भी गवर्नमेंट है, मोदी जी बोल रहे हैं तो आ चुका है पहले। जैसे गवर्नमेंट थी जब राइट टू एजुकेशन, कई गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिसमें वो सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार देना चाहती है। ठीक है, सबके सब फ्री पढ़ सकें। तो ये जो बिल आएगा फ्री एजुकेशन का बिल, क्योंकि वो फिनेंस से रिलेटेड नहीं है, वो टैक्सेस से रिलेटेड नहीं है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नहीं है। मैंने दो बताया ना आपको, ऑर्डिनरी बिल ना तो फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया को ये कहीं पूरा करता है तब हम कहेंगे उसको ऑर्डिनरी बिल। तो राइट टू एजुकेशन का कहीं बिल पास किया गया था हमारे देश में, सर्व शिक्षा अभियान वाला, तो वो ऑर्डिनरी बिल के रूप में हुआ था। और आपको एग्जांपल देखना चाहें तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंडमेंट बिल आया था, वो भी जो है क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट था वो, तो वो भी आपका कैसे ही होगा, क्या होता है, वो भी आपका ऑर्डिनरी ही बिल होता है।
जनरली जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो कॉमन पब्लिक लाइफ से रिलेटेड बिल होते हैं। कौन से बिल होते हैं? कॉमन पब्लिक लाइफ से रिलेटेड बिल होते हैं। या फिर सरकार कोई नया रूल बनाती है, जैसे मैंने ट्रैफिक अमेंडमेंट रूल बताया आपको, तब ये यूज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पार्लियामेंट में जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है कोई भी बिल बनाने के लिए जो पावर, वो ऑर्डिनरी बिल का ही पावर यूज करते हैं, क्योंकि जनरली ऑर्डिनरी बिल किसके लिए यूज आता है? जनरल लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, कोई भी इशू जो होता है रिलेटेड टू which should not be related to finance and amendment to the constitution। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नाउ let us write the नोट्स लिख लेते हैं हम लोग। समझ तो आई गया होगा आप लोगों को। नोट्स में लिखिए सबसे पहले आप लोग क्राइटेरिया फॉर ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहला लिखिए आप, बोथ द हाउस हैव इक्वल पावर। क्या लिखेंगे आप? बोथ द हाउस हैव इक्वल पावर। ठीक है, पॉइंट टू लिखिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस। पॉइंट थ्री लिखिए, इफ द डेडलॉक प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, अगर कोई डेडलॉक आता है तो ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर एक ही हॉल में बैठते हैं और वहां पे फिर ज्वाइंट सिटिंग में वोटिंग होती है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ज्वाइंट सिटिंग अलग से इसी से क्लास में एक टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, फिर लिखिए, नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग एट द लेवल ऑफ स्टेट बिकॉज legislative council is just a delaying chamber. It can only delay the bill for maximum of 4 month। देखिए, जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, यही सेम प्रोसेस स्टेट लेजिस्लेचर में भी फॉलो होता है और सेंटर में भी फॉलो होता है। तो जहां डिफरेंसेस है वहां मैं बता रहा हूँ, अलग से स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हम लोग ये चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, ये सारे प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल का वहां भी सिमिलर ही होता है। ठीक है, जब सेकंड हाउस रहेगा तो वहां वैसा होगा, सेकंड हाउस नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को ये समझाता हूँ मैं। लेजिस्लेचर है, ठीक है, क्या है? लेजिस्लेचर है। यूनियन का है, सेंटर, ये स्टेट का हो गया। ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यूनियन का क्या बोला जाता है? उसको इंडियन पार्लियामेंट। स्टेट में क्या होता है? इंडियन यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। फिर ठीक है, क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। और इनमें जो जॉइंट सिटिंग होती है, वो अंडर आर्टिकल 108 होती है। ठीक है, कौन से आर्टिकल? 108 आर्टिकल के अंदर। स्टेट जो होता है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं, इसको विधान परिषद बोलते हैं हम। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का, नो जॉइंट सिटिंग, यहाँ जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसीलिए मैंने बोला, ये जो लिखाया मैंने इसके पहले कि क्राइटेरिया कि मैक्सिमम, चाहे स्टेट में कोई ऑर्डिनरी बिल आता है तो मैक्सिमम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है तो 4 महीने तक वो अपने पास रख सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा डिले नहीं करा सकते। ठीक है, चलिए, ऑर्डिनरी बिल हमने लिख लिया। सेकेंड इज मनी बिल। अब मनी बिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मनी बिल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मनी बिल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, मनी बिल क्या होता है? तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो भी सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं। किससे? फाइनेंशियल मैटर से। जैसे कि टैक्सेस हो गए गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, लोन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसोलिडेट फंड ऑफ द इंडिया से पैसा निकालना हो, कहीं क्या करना हो, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हो, मनी निकालना हो, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मनी बिल कहलाते हैं। क्या क्या? टैक्सेस, इनकम एक्सपेंडिचर, लोन, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना, ये सब मनी बिल कहलाते हैं। ये अंडर आर्टिकल 110 होता है। किसके अंडर होता है? आर्टिकल 110 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंशनड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मनी बिल है, आप सब लिखते रहिएगा शॉर्ट नोट्स में भी। ठीक है, जो मनी बिल है आपका,
डिक्टेशन में कराऊंगा, एक एक लाइन कोने में लिख सकते हैं आप लोग, कहीं कुछ भूल गए तो पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लो में जितनी चीजें निकलती हैं बोलते टाइम, समझाते टाइम, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर सिर्फ हाँ, ये अंडर आर्टिकल 110 इंट्रोड्यूस होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आपको ये पता होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, कहाँ आता है, लोकसभा में बस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा डोंट हैव द पावर टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, ठीक है। राज्यसभा के पास बहुत ही नॉमिनल पावर होता है, या फिर वो रिजेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें सजेशन सजेशन दे सकते हैं मनी बिल में। वो इस बिल को ना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं जब ये बिल, मनी बिल इनके पास जाता है, ठीक है। और जब एंड पे प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देते हैं तो ये मनी बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है मनी बिल का, तो देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं इसमें भी, जैसे उसमें हमने देखा था। स्टेप वन क्या होगा इसमें, स्टेप वन, इसमें जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है, जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि अभी कौन थे, निर्मला सीतारमन जी, ये अभी जो बजट आया था वो मनी बिल ही था, उसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। ये कभी भी याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस पहले नहीं हो सकता ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन इसका राज्यसभा में नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया, अब इसमें डिबेट होगा और वोटिंग होगी, डिबेट एंड वोटिंग इन लोकसभा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लोकसभा में ये बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, एमपीज अपना सजेशन देंगे, और सजेशन देने के पास मेजोरिटी वोट से इसको पास कर दिया जाएगा या फिर फेल कर दिया जाएगा। फिर ये वोट जो है आपका थर्ड स्टेप में जाता है, जो कि स्टेप 3 है आपका, राज्यसभा। स्टेप 3 राज्यसभा। राज्यसभा में जब जाता है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास दो चीजें हैं। राज्यसभा या तो यहाँ पे क्या कर सकता है, राज्यसभा यहाँ पे सजेशन दे सकता है, किसको, लोकसभा को, इस बिल में सजेशन देके वापस भेज सकता है लोकसभा, ये सजेशन है, और पास कर सकता है। और सेकंड, मैक्सिमम ये 14 डेज तक इस बिल को रख सकता है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा इसके ऊपर कुछ नहीं करता, पास या फेल इसको नहीं करता है, तो ये बिल को ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाता है राज्यसभा से, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट की चीजें हैं, इसलिए इसको मेजोरिटी वोट से पास होने के बाद राज्यसभा भेज देते हैं इसको, ठीक, क्या करते हैं, सजेशन, जो सजेशन भेजते हैं, या तो फिर या नहीं भेजते हैं तो 14 दिन तक इसको राज्यसभा अपने पास रोक सकता है, और उसके बाद इसको क्या माना जाता है कि राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास्ड है, चाहे वहां वोटिंग हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है। और ये ये जो सजेशन राज्यसभा भेजता है लोकसभा को, वो सजेशन को लेना या ना लेना लोकसभा के ऊपर है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि राज्यसभा के सजेशन को लेना ही पड़ेगा। इसके बाद ये चला जाएगा कहाँ, यहाँ से पास होने के बाद, अगर पास हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ 14 दिन हो गए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास इस पर्टिकुलर मनी बिल के लिए कोई वीटो पावर नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो स्पीकर जो है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको ये इसका साइन लेते हैं कि हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जब पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है कि आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें बाद में वीटो पावर नहीं रखा गया है कि आप उस बिल को रोक सकें या गिरा सकें, ठीक है। और जैसे ये बिल जाता है तो आपको, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, बिना सोचे समझे इसको साइन करना ही होता है। वीटो जैसे ही जाता है तो यहाँ कुछ नहीं है, बस अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद ये बिल एक्ट बन जाता है। तो मनी बिल में आपको क्या क्या चीजें पहले इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, कि फाइनेंस मिनिस्टर बस लाते हैं, सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा के पास सिर्फ सजेशन देने का पावर है, अगर वोटिंग नहीं किए तो 14 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाएगा। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, अप्रूवल माना जाएगा, सीधा सीधा अप्रूव करते हैं और वो एक्ट बनता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट के साइन से ही, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें किस टाइप के बिल होते हैं मनी बिल, तो जीएसटी जैसे लॉन्च हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक मनी बिल है, क्योंकि फाइनेंस बिल था वो, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स बढ़ाना है कहीं गवर्नमेंट को, तो वो एक मनी बिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइनेंस बिल। आप लोगों को मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को पहले बना लीजिए, इसके बाद हम लोग फाइनेंस बिल को देखने की कोशिश करेंगे। काफी ईजी रहेगा, हैंडी रहेगा आप लोगों को ये पढ़ने में फिर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, पहले
फाइनेंस मैटर बट लेस स्ट्रिक्ट देन मनी बिल। ठीक, किससे रिलेटेड है? मनी बिल टैक्स, बजट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, ऑर्डिनरी बिल जनरल लॉस के लिए, फाइनेंस बिल अभी पढ़ेंगे हम लोग। अभी लिख लीजिए फाइनेंस मैटर बट लेस स्ट्रिक्ट देन मनी बिल। ठीक है, इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ अलग से, क्योंकि प्रीलिम्स में आ सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में हो सकता है, और ये भी जो फाइनेंस बिल है वो लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, इसमें दो होते हैं। अभी फाइनेंस बिल 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लोकसभा में ही आएगा। फाइनेंस बिल 2 की बात करेंगे, वो अलग से मैं बताऊंगा। फाइनेंस बिल 1 है मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा का पावर। मनी बिल में मैंने बताया ओनली सजेशन, फुल डिबेट एंड वोटिंग। यहाँ भी फुल डिबेट। ठीक, इसके बाद प्रेसिडेंट का पावर, नो वीटो, हैज वीटो, नो वीटो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको आप अच्छे से लिख के रख लीजिए, ये काफी काम आएगा आप लोगों को बाद में। तो जीएसटी, आधार बिल, ये सारे बिल कौन से बिल थे? ये सारे बिल कॉन्स्टिट्यूशनल मनी बिल थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मनी बिल का हम लोग क्या लिख लेते हैं। मनी बिल का हम लोग पूरा नोट्स बना लेते हैं। तो आप लिख लीजिए मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या मैंने बोला, अंडर आर्टिकल 110 ये लाया जाता है। अब लिखिए आर्टिकल 109, आर्टिकल 109। ठीक है, इसमें लिखिए प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। फर्स्ट लिखिए इसके अंडर, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि राज्यसभा होता है। ठीक है, ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सेकेंड लिखिए, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड लिखिए, राज्यसभा हैज ओनली डिलेइंग पावर फॉर मैक्सिमम 14 डेज, 14। अब आप बोल रहे होंगे राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ यही पावर क्यों दिया गया? तो द रीजन इज कि बिकॉज पीपल जो है, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट ओनली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लोकसभा। जो लोग हैं वो डायरेक्टली किसको इलेक्ट करके भेजते हैं? लोकसभा के मेंबर को, राज्यसभा के नहीं। तो राज्यसभा जो है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और लोकसभा किसको करती है? हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? आपका एक्चुअल लोगों को, पॉपुलेशन को, और राज्यसभा स्टेट्स को। तो जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं उन्हीं को पावर दिया गया है मनी बिल के बारे में। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं ये रीजन बता रहा था। अब आर्टिकल 110 लिख लीजिए, आर्टिकल 110। तो अंडर आर्टिकल 110 आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। क्या लिखेंगे इसका टाइटल? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए मनी बिल विल डील विथ द सब्जेक्ट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, full stop. If any other subject matter is included, it will be not treated as money bill. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ टैक्स से या इकोनॉमिक, मनी से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी तभी उसको मनी बिल कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, whether a bill is a money bill or not, comma, it's a decision of the speaker। जब प्रेसिडेंट को साइन होने जाता है, सबसे पहले मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? अगर क्वेश्चन में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कई बार प्रीलिम्स में, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो आपको पता होना चाहिए स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं किसी भी बिल को कि वो मनी बिल है भी कि नहीं। अंडर आर्टिकल 110 ऑफ 3 ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर स्पीकर बोल दिया कि वो मनी बिल है तो इट शैल बी फाइनल, और अगर ये बोल दिया स्पीकर कि इट इज नॉट अ मनी बिल तो इट विल बी नॉट अ मनी बिल। तो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर विल गिव, लिखिए स्पीकर विल गिव द
स्पीकर विल डिसाइड दिस बाय गिविंग अ सर्टिफिकेट। स्पीकर देते हैं, ठीक है। कब ये देते हैं? तो आप लिखिए व्हेन ही गिव्स, ऐसे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको याद रहेगा। व्हेन ही गिव्स, कब देते हैं? फर्स्ट लिखिए उसमें, ड्यूरिंग द डिसीजन, ड्यूरिंग द डिसीजन व्हेन द बिल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोकसभा टू राज्यसभा। सेकेंड लिखिए, व्हेन मनी बिल इज गिवन टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, वीटो पावर ऑफ, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने जो वीटो वीटो पावर बताया ना, तो प्रेसिडेंट के पास, एकदम शॉर्ट में हम कर सकते हैं, छोटा सा है समझने का। प्रेसिडेंट के पास तीन प्रकार के वीटो पावर होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के वीटो पावर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। कौन कौन से वीटो होते हैं? तो पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, सेकेंड होता है आपका सस्पेंसिव वीटो, थर्ड होता है आपका पॉकेट वीटो। जो आपका एब्सोल्यूट वीटो होता है, इसका मतलब अगर किसी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट वीटो लगाता है, इसका मतलब है वो विथहोल्ड कर देते हैं अपना एक्सेंट। क्या करते हैं? विथहोल्ड हिज एसेंट। इसका मतलब ये बिल इनके पास जाता है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और दोनों जगह से पास होने के बाद जाता है ये कहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करते हैं? एब्सोल्यूट वीटो के तहत इसको विथहोल्ड कर देते हैं, इस पे साइन नहीं करते हैं और वापस इसको स्क्वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इसको इसको कैंसिल कर देते हैं मतलब। तो ये एब्सोल्यूट वीटो है। सेकेंड टाइप ऑफ वीटो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो है सस्पेंसिव वीटो। और सस्पेंसिव वीटो क्या है? अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास साइन होने गया है, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, कि आप देखिए इसमें ये दिक्कतें हैं, इन चीजों को ठीक करके वापस भेजिए। तो सस्पेंसिव वीटो को क्या लिख सकते हैं आप? सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। और एक होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? कोई भी आपका मोबाइल फोन है, कुछ भी है, उसको जेब में डाल लिया पेपर को, और उसको भूल गए अपन, ये होता है पॉकेट वीटो। मतलब ना उसमें हमने मना किया, ना उसमें साइन किया, ना हमने उसको रिकंसिडरेशन बोला, सिर्फ पॉकेट में डाल लिया, मतलब इसको रख दिया कोने में और उसको छू भी नहीं रहे। मतलब ऐसा एक टेबल में हम बैठे हैं, वो फाइल आई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, इमेजिन कीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको कोने वाले टेबल पे रखवा दिया। अब वो धूल खाते पड़ी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस फाइल से। ठीक है, तो वो होता है पॉकेट विटो। कुछ चूं चां कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पे, हाँ ना नहीं, फिर से करो, ये अच्छा वो बुरा, कुछ नहीं, रख दिए कोने में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट टेक नो एक्शन। एक पोस्ट ऑफिस बिल था, जिसमें जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम आया था, उसमें ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम प्रेसिडेंट, उन्होंने यूज किया था पॉकेट वीटो को। इसमें क्या किया था? उसमें क्या था बिल में, कि पोस्ट ऑफिस में कोई भी आपका लेटर आएगा तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के तहत आपके लेटर को खोल के पढ़ा जा सकता है। तो ये उसको उनको ठीक नहीं लगा, तो पूरा पास वास होके पहुंच गया था वहां तक, और आखिरी में पॉकेट वीटो के तहत उन्होंने साइन ही नहीं किया, कोने में रख दिया था उसको। ठीक है, हु हैज द पावर टू पॉकेट वीटो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉकेट वीटो। नाउ लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे हम लोग, वो है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किसके अंडर आता है? तो इट इज अंडर आर्टिकल 117। ठीक है, 117 आर्टिकल के अंदर फाइनेंस बिल आपका हम पढ़ेंगे। तो फाइनेंस बिल देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप समझेंगे हम लोग क्या होता है, फिर हम लोग इसका नोट्स लिखेंगे। फाइनेंस बिल क्या होता है? तो सबसे पहला आप समझिए, कोई भी बिल जो पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी बिल जो पैसे से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेंडिचर, टैक्स, लोन या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सारे फाइनेंस बिल जो हैं वो मनी बिल नहीं कहलाते हैं। आप बोलेंगे कि आप सर जो बोल रहे हैं वो सेम मनी बिल में भी यही बोल रहे थे आप, बट जो सारे फाइनेंस बिल हैं वो मनी बिल नहीं कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? फाइनेंस बिल का स्कोप मनी बिल से ज्यादा होता है। द बेसिक रीजन इज दिस। क्यों होता है इसमें? क्योंकि इसमें नॉन फाइनेंशियल प्रोविजन को ऐड करते हैं हम, किसके? फाइनेंशियल प्रोविजन के साथ। जब मनी बिल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोविजंस रहते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन नहीं होता है। अगर हमको किसी बिल को फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब फाइनेंशियल प्रोविजन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी उस पर्टिकुलर बिल में डालना है,
तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी बिल नहीं लाती, तब वो फाइनेंस बिल 1 लाती है, फाइनेंस बिल लाती है। ठीक है, फाइनेंस बिल किसके अंडर आता है? तो आर्टिकल 117 के अंदर आता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, क्या होते हैं दोनों टाइप के? एक होता है आपका फाइनेंस बिल 1 और एक होता है फाइनेंस बिल 2, यही बोला जाता है। ये जो है आपका आर्टिकल 117 ऑफ 1 के अंडर होता है, और ये आपका आर्टिकल 117 ऑफ 3 के अंडर होता है। आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट 1 3 नहीं है, 117 याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्टिकल पहले हम देखते हैं फाइनेंस बिल 1 क्या होता है। तो ये जो फाइनेंस बिल होता है, ये फाइनेंस बिल ये मनी बिल जैसा ही होता है। क्या होता है? मनी बिल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल प्रोविजन के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोविजन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल प्रोविजन भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रोविजन भी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखते जाइएगा, ये नोट्स आपका प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो लिखिए इट इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है इस बिल को लाने के लिए, जैसे मनी बिल में था सेम। तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नेसेसरी, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट या अमेंड कर सकती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मनी बिल में राज्यसभा के पास क्या पावर था? कोई पावर नहीं था। राज्यसभा में यही डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। राज्यसभा के पास मनी बिल जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकती हैं कुछ चीजें, और या तो फिर 14 दिन तक विथहोल्ड। बट इसमें फाइनेंस बिल टाइप 1 में राज्यसभा इसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकती है। ठीक है, अगर राज्यसभा इसमें अमेंड करती है तो लोकसभा को इसमें क्या करना होता है? इसको अमेंडमेंट को मानना होता है। ठीक है, वरना बिल पास नहीं होगा। बट मनी बिल में क्या था? राज्यसभा का रिकमेंडेशन को चाहे तो लोकसभा माने, ना चाहे तो ना माने। ठीक है, ये आपको किस टाइप के बिल में देखने को मिलता है? अगर कोई बिल टैक्स बढ़ाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी प्रपोज करता है, तो वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहलाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल बिल टाइप 2 हम लोग देखते हैं। तो इसमें कुछ फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं, और इसमें कुछ ही बस फाइनेंशियल मैटर होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर, बट ये मनी बिल टाइप नहीं होता है। ठीक है, ये जो है फाइनेंस बिल 2, ये फाइनेंशियल मैटर। ये देखिए क्या है मनी बिल, फाइनेंस बिल 2 अंडर आर्टिकल 117 ऑफ 3 क्यों लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? मनी बिल जो है उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल 1 को भी हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर राज्यसभा को भी फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करने का कोई पावर तो देना पड़ेगा। तो ये अंडर आर्टिकल 117 ऑफ 3, जिसको हम लोग फाइनेंस बिल 2 बोलते हैं, ये आपका फाइनेंशियल मैटर से ही रिलेटेड है। बट इसमें क्या है अंदर? ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, और अमेंडमेंट को मानना भी पड़ेगा। ठीक है, और आखिरी क्या है इसमें? प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे या ना दे, ये उनके ऊपर है। इसमें वीटो पावर यूज कर सकते हैं, और अर्लियर इसमें जो है प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज नहीं कर सकते थे, मनी बिल में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों बिल को इंट्रोड्यूस हम प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही करते हैं। जब प्रेसिडेंट ने पहले ही रिकमेंड कर दिया है, तो ये बिल आपका क्यों वो बाद में वीटो पावर लगा के रोकेंगे, इतना मेहनत जो किया। बट ये फाइनेंस बिल 3 जो है उसमें कोई प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए ऐसा, मैं आप लोग को नोट्स प्रिपेयर करा देता हूं। आर्टिकल 117 के अंडर, अब इसमें ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, नोट्स में ऐसे ही बनाइएगा तो याद रहेगा। यहाँ लिखिए फाइनेंस बिल, फुल फॉर्म लिखिएगा 1, और यहाँ लिखिए आप फाइनेंस बिल 2, कैटेगरी ए कैटेगरी बी। फिर यहाँ आप सीधा एक सेंटर से लाइन खींच लेंगे, और इसके बाद आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइनेंस बिल 1 में ये मनी बिल है। ठीक है, प्लस एनी अदर मैटर, एनी अदर मैटर, मनी बिल प्लस एनी अदर मैटर। कहाँ मेंशनड है? तो मेंशनड इन
आर्टिकल 117 का 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वैसे ही आप फाइनेंस बिल 2 में क्या लिखेंगे, एनी बिल रिलेटेड टू expenditure made out of consolidated fund of इंडिया, कहाँ दिया है ये, आर्टिकल 117 ऑफ 3, ठीक है। प्रोसीजर में लिखिए, अब प्रोसीजर लिखिए। प्रोसीजर में क्या लिखेंगे आप लोग, अब प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, other matters like an ordinary bill। प्रोसीजर में फिर आप लिखेंगे फाइनेंस बिल 2 में, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, हाउएवर इट्स नीडेड एट द टाइम ऑफ पैसेज। अब लिखेंगे यहाँ पे, इज जॉइंट सिटिंग पॉसिबल, यहाँ लिखिए, इज जॉइंट सिटिंग पॉसिबल, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो यस जॉइंट सिटिंग इज, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ देता है, मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ, यस जॉइंट सिटिंग इज पॉसिबल, यस जॉइंट सिटिंग इज पॉसिबल इन बोथ। अब क्वेश्चन क्या कुछ अराइज होते हैं, क्वेश्चन अराइज होंगे आपके दिमाग में। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, कैन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो ऑन फाइनेंस बिल कैटेगरी ए एंड बी। दिमाग में आ रहा होगा ना, ये वीटो पावर मैंने बताए थे, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनेंस बिल ए और फाइनेंस बिल बी पे कर सकता है? यस, बिकॉज प्रेसिडेंट कैन यूज हिज वीटो पावर, बिकॉज अंडर आर्टिकल 111, लिख लीजिए इसको मैं जो बोल रहा हूं, अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। आर्टिकल 111 में क्लियरली मेंशन्ड है, अगर मनी बिल है तभी गवर्नमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बिल को वापस नहीं भेज सकते और वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। बट ये फाइनेंस बिल है, ये मनी बिल तो नहीं है, ये टाइप ऑफ मनी बिल है भले, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना सस्पेंस वीटो पावर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लिखिए, सिंस दीज बोथ बिल आर नॉट मनी बिल, कॉमा, so the president can send them back for reconsideration। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैन प्रेसिडेंट सेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन। आप लोग बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहीं पेश हो रहा है, उसको क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए? तो आंसर विल बी नो, नहीं भेज सकते, बिकॉज दे आर पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से करा जाता है और वो बहुत स्पेशल मेजोरिटी रहती है। तो अंडर आर्टिकल 368 which mentions that president shall give his assent, प्रेसिडेंट आर्टिकल 368 में ये मेंशन्ड है क्लियर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, और अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट प्रेसिडेंट शैल गिव हिज एक्सेंट इफ इट इज अंडर आर्टिकल 368 कोई बिल पास हो रहा है तो, ठीक है। तो नो होगा इसका आंसर, और ये लिख लीजिएगा इसके साथ, बिकॉज दे आर पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी under article 368 comma which mentions that president shall give his assent, ठीक है। कैन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पॉकेट वीटो ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर ये क्वेश्चन आता है, यस ही कैन, ठीक है, तो पॉकेट वीटो वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आखिरी देखते हैं, आखिरी के टॉपिक में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वो टॉपिक है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है, जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ मेंशन्ड है, तो इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 108।
अब ये जॉइंट सिटिंग का सिर्फ और सिर्फ क्या पर्पज होता है, तो द ओनली पर्पज ऑफ जॉइंट सिटिंग इज टू रिजॉल्व द डेडलॉक। कोई भी बिल है जो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है या वापस भेज दे रहा है, और वो बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए वो बिल है, तो उस बिल के लिए क्या डेडलॉक आ गया ना कि वो बिल पास ही नहीं होगा जब तक दोनों हाउस से पास नहीं होगा। तब क्या करेंगे, एक ही रूम में लोकसभा और राज्यसभा सबके मेंबर को बैठाया जाएगा, और इस पर्टिकुलर बिल में जॉइंट सिटिंग के तहत यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो बिल को पेश किया जाएगा। अब आप लोग समझिए कंसेप्ट क्या है। अगर लोकसभा में ये बिल आया हुआ है और लोकसभा से पास होके राज्यसभा गया, राज्यसभा इसको पास नहीं कर रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे जनरली सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है। अब लोकसभा में टोटल 550 लोग, 545 लोग हैं, और राज्यसभा में 245 लोग हैं। कुल मिला के आप देखेंगे तो 700 से 750 800 लोग हो गए वहाँ टोटल वोटिंग के लिए। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होगी अगर ज्वाइंट सिटिंग में कोई बिल आता है। तो अगर वहां पे क्या हो गया, मान के चलते 700 है, तो 350 प्लस 1 आपको क्या चाहिए रहेगा, वोटिंग को पास कराने के लिए चाहिए रहेगा। तो लोकसभा ही अपने आप में 545 है, आप देख रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली लोकसभा हमेशा पास करवा पाएगा जॉइंट सिटिंग में बिल को, ठीक है। तो इसलिए ये जॉइंट सिटिंग वन साइडेड माना जाता है और ये ऐसा वर्क करता है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग में आप लिखिए क्या, द ओनली पर्पस इज टू रिजॉल्व द डेडलॉक। कौन से टाइप के बिल के लिए है, तो आप लिखिए विच टाइप ऑफ बिल, तो आप क्वेश्चन मार्क ओनली एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल के छोड़ सारे बिल में आप ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ मनी बिल में ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और तो और एक क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दो बिल को छोड़ देंगे आप, तो और सारे जितने बिल है फाइनेंस बिल सब में, ऑर्डनरी बिल में ये किया जा सकता है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो क्या अगर क्वेश्चन अराइज होता है कैन देयर बी अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो यहां आप बोल सकते हैं नो देयर कैन नॉट बी अ ज्वाइंट सिटिंग बिकॉज there is a special procedure that is mentioned under article 368 जो आपका रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब यहां पे आपका क्वेश्चन अराइज होता है डेडलॉक कैसे आता है। अगर आप बोलेंगे तो जॉइंट सिटिंग में आप डेडलॉक जो समझना चाहेंगे, तो जॉइंट सिटिंग तब कराया जाता है, मैंने बोला जब डेडलॉक आ जाता है। क्या हो जाता है, डेड लॉक। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल है और डेडलॉक क्या हो गया, जो दूसरा हाउस है वो रिजेक्ट कर दिया बिल। अगर लोकसभा में पास हुआ है तो लिख लीजिए अदर हाउस हैज रिजेक्टेड द बिल, अदर हाउस हैज रिजेक्टेड द बिल, ठीक है। तब होगा सेकेंड हो सकता है कब, जब अदर हाउस हैज नॉट टेकन एनी एक्शन, नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन बिल, ठीक है। तब ये आपका ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन बुलाता है ये क्वेश्चन में आएगा, तो हु कॉल्स द ज्वाइंट सिटिंग, तो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आ सकता है, हु कॉल्स इट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्स द ज्वाइंट मीटिंग। लिखते जाइएगा, ये सब जो लिख रहे हैं हम सब, ये सारे नोट्स ही हैं। कौन प्रिसाइड करता है, अगर ज्वाइंट सिटिंग होगा तो कोई ना कोई तो सभापति होगा। तो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे क्या, अगर स्पीकर प्रेजेंट है लोकसभा का तो स्पीकर लोकसभा यहाँ पे बैठेंगे, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर लोकसभा बैठेंगे, और डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तब यहाँ डिप्यूटी चेयरमैन बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज की कमी, ये राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन। यहाँ चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। वो एक्स ऑफिशियो रहते हैं, किसके, एक्स ऑफिशियो बनते हैं वो चेयरमैन विथ रेस्पेक्ट टू ही इज एट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले कौन, स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन। अगर चेयरमैन क्वेश्चन में आ गया तो गलत है वो, ठीक है। कोरम इसमें भी क्या होता है, कोरम क्या रहेगा, कोरम इसमें भी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट देयर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। 1/10 ही रहेंगे वहां पे भी कोरम, ठीक है। वोटिंग किससे क्या होती है, वोटिंग सिंपल मेजोरिटी से ही होती है, यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी। देश में आज तक 3 बार हुआ है, एक डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हुआ था, डॉयरी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हुआ था एक बार क्या ज्वाइंट सिटिंग, दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट रिपील करने के लिए 1978 में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा जिसको बोलते हैं वो 2002 में लास्ट टाइम ज्वाइंट सिटिंग
हुआ था। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ आज का देख लेते हैं, दो जो कि है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो अंडर आर्टिकल 123 होता है। ठीक है, और आपको याद रखना गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 213। तो ऐसे ही देखिए आगे पीछे याद रखिए, 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर। ठीक है, तो ये दो आप लोगों को पता होना चाहिए। कब ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, तो सिंपल सा है, एक ही सिचुएशन है इसमें, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं बैठे हैं किस पे, अपने सेशन में, और कोई ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंट लॉ पास करना है, बिल पास करना है जो तुरंत में जरूरी है और लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बुलाया जा सक रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस पास करेंगे, या स्टेट में गवर्नर ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ या फिर जो भी स्टेट है। तो ओनली सिचुएशन क्या इसमें है, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच। तो मैंने क्या बताया, ओनली सिचुएशन यहाँ क्या है, ओनली सिचुएशन यहाँ क्या है, व्हेन लोकसभा और एनी ऑफ द हाउस इज प्रोरोक्यूट, मतलब वो सेशन में नहीं है, वो अभी सेशन में नहीं है, रिसेस में है और ज़रूरी है तब इसको पास किया जाता है। ठीक है, हाउस इज इन रिसेस। ये कब होगा, मतलब 3 सेशन होते हैं, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 होते हैं। तो ये जो आपका बजट सेशन है, ये आपका समर सेशन, ये विंटर सेशन, इनके बीच में जो जगह होती है, टाइम होता है 2-2 महीना, इन टाइम में आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है। कैन ऑर्डिनेंस बी ब्रॉट, अगर क्वेश्चन आता है कैन ऑर्डिनेंस बी ब्रॉट व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, तो नहीं, ऑर्डिनेंस जो है सिर्फ और सिर्फ रिसेस में लाया जा सकता है, लोकसभा डिसॉल्व्ड है उस टाइम पे ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये जो है आपका सिमिलर होता है, इट इज को टर्मिनस विद द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, जब ये पास होता है तो वो एकदम पार्लियामेंट के लॉ ही माना जाता है उसको। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये लिखिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आंसर लिख लीजिए, इट इज कोटर्मिनस कोटर्मिनस का मतलब होता है सिमिलर, कोटर्मिनस विद द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, कैन, अब क्वेश्चन आता है कैन प्रेसिडेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को भी क्या इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से अमेंड किया जा सकता है, तो नहीं, संविधान को नहीं किया जा सकता। नो, लिखिए नो, बिकॉज अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट ओनली बाय अ स्पेशल प्रोसीजर, amendment represent the constituent power and not the legislative power। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ऑर्डिनेंस से हमेशा। कैन प्रेसिडेंट इम्पोज टैक्स विथ ऑर्डिनेंस, क्या टैक्स बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, तो यस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंडर टैक्स आता है। ठीक है, कैन ही इम्पोज टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब ये क्या इम्पोज कर सकते हैं, तो वो भी ऐसा आएगा। ठीक है, टैक्स लिया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, टैक्स हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आज की क्लास खत्म हो गई है, हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज देख ली हैं ऑर्डिनेंस और सारे लॉज से। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके साथ साथ डिसिप्लिन में रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना है, डेली के डेली करते जाना है। रिवीजन ऑफ द नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर दिन का नोट्स रिवाइज करिए, फिर 1 वीक बाद फिर उसको रिवाइज करिए, फिर 15 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करिए, 200 दिन तक मैंने आप लोगों को बोला है। आप लोग डिसिप्लिन से रहेंगे, CGPSC को कोई भी नहीं रोक पाएगा आपका निकलने से। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, टिल देन कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।